कैसे एक्टिंग की क्रिएटिविटी को क्रिएट करते हैं आप? कुकी जी, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। मैं 2 घंटे से बालकनी में खड़ा हूँ और आपकी तरफ देख रहा हूँ, आपने मुझे एक बार भी नहीं देखा। आई हेट यू कुकी जी, आई हेट यू। राकेश जी, आपने ना सब पूरी जनरेशंस के साथ काम किया, ओल्ड एंड यंग। तो ओल्ड जनरेशन में कौन ऐसा है जिसके साथ आपको काम करके मजा आया? ओह माय गॉड, बड़े टफ सवाल पूछ रही हैं आप। बच्चन साहब के साथ भी मैं काम किया है, वो बहुत बहुत मजा आता है उनके साथ काम करके, बहुत मजा आता है। तारक मेहता की टीम के साथ भी आप काम कर रहे हैं, उसमें तारक मेहता की जी बॉस का कैरेक्टर बड़ा ही यूनिक और बड़ा अच्छा कैरेक्टर है। जी। तो वो उसके बारे में बताइए, उनकी टीम के बारे में बताइए। तो एक आदमी मेरे सामने खड़ा है, राकेश जी हेलो सो अमृतसर में से मैं यहाँ आ रहा था, दिल्ली आ रहा था, तो उसने जैकेट पहना हुआ था। मैंने कहा भाई साहब आपने भाई का जैकेट पहन के आ गए, तो वो थोड़ा कॉन्शियस हो गया। टाइट है सर, मुझे टाइट है, मतलब ये लूज है ये। मैंने कहा नहीं, इस पे लिखा है प्रादा, PRADA है, तेरे आपके भाई का ये प्रादा है। पंजाबी हो ना, प्रादा तेरे प्रादा है। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। लाफ्टर एक थेरेपी है, लाफ्टर एक हीलिंग है, और लाफ्टर के साथ साथ लाफ्टर ना हो तो लाइफ में कुछ भी नहीं है। और आज के पॉडकास्ट में बहुत सारा लाफ्टर है, बहुत सारा एंटरटेनमेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग इंस्पायरिंग स्टोरीज शेयर करने वाले हैं मेरे गेस्ट। आइए आज आपको मिलवाती हूँ अपने गेस्ट से जो कि लेजेंड है लाफ्टर के। वार्म वेलकम इन आवर स्टूडियो। Thank you. You're such kind word you're using for me, पूजा जी. It's okay. नहीं, आपने ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स हो गए आपको काम करते हुए इंडस्ट्री में, और नॉट ओनली थिएटर, आपने टेलीविज़न को एक अलग, आप एक वर्सेटाइल एक्टर है, वेटरन एक्टर है। आपने फिल्म्स में भी इतना काम किया, हर जगह इतना काम किया। कैसे एक्टिंग की क्रिएटिविटी को क्रिएट करते हैं आप? Oh my God. बड़े टफ सवाल पूछ रही हैं आप। नहीं, ये तो बहुत नॉर्मल से है। सिंपल आदमी तो टफ सवाल मत पूछिए यार। मुझे पता है आप ये भी बहुत लाफिंग में ही कुछ ऐसे आंसर्स देंगे कि जो उसमें भी ह्यूमर क्रिएट हो जाएगा। देखिए, हर आदमी का एक बेंड ऑफ माइंड होता है। हाँ। यू नो, एक बाय नेचर एक बेंड ऑफ माइंड होता है। जैसे मेरा एक बेंड ऑफ माइंड है कि मैं सीरियस से सीरियस सिचुएशन में भी, रियल लाइफ में भी, मैं एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ तो मैं ढूंढता हूँ कैसे मैं इसमें ढूंढूं लाफ्टर। कल की बात बताता हूँ। कल मैं एयरपोर्ट पे खड़ा था तो एक आदमी मेरे सामने खड़ा है, राकेश जी हेलो सो अमृतसर में से मैं यहाँ आ रहा था, दिल्ली आ रहा था, तो उसने जैकेट पहना हुआ था। मैंने कहा भाई साहब आपने भाई का जैकेट पहन के आ गए, तो थोड़ा कॉन्शियस हो गया। टाइट है सर, मुझे टाइट है, मतलब ये लूज है ये। मैंने कहा नहीं, इस पे लिखा है प्रादा, PRADA है, तेरे आपके भाई का ये प्रादा है। पंजाबी हो ना, प्रादा, तेरे प्रादा है। तो वो हंसने लगा, कहता है नहीं सर मेरा ही है। मैंने लिखा मैं प्रादा, यार कमाल झूठ बोल रहा तू। तो आप ऐसे ही इसी मूड में रहते हैं क्या हर वक्त? नहीं, मतलब रहता है ना, आई ट्राई टू बी ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। राइट। मेरी एक नेचर है कि मैं ह्यूमर की वेट नहीं करता, क्योंकि ह्यूमर मेरे पास आएगा तो मैं हंसूंगा, कोई अच्छा जोक मुझे कोई सुनाएगा तो मैं हंसूंगा। मैं ह्यूमर अपने मन में ही क्रिएट करता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ। कई दफ़ा मैं एयरपोर्ट पे बैठा बैठा कई लोग मुझे पागल भी समझते हैं कि खुद ही हंस रहा है यार, तो मैं मुझे कुछ नज़र आया तो मैंने उसके ऊपर एक फ़नी सा एक कुछ सोच लिया, यू नो। तो फिर वो जैसे अब आज मैं किसी से बात कर रहा था तो उसने कहा कि राकेश जी मेरी एक फ्रेंड है, वो आपसे मिलना चाहती है। तो मैंने कहा ठीक है। तो बोले वो उम्र में काफ़ी बड़ी है। मैंने कहा फिर जान दे। तो कहते नहीं इतनी बड़ी नहीं। मैंने कहा फिर आन दे। तो ऐसा नहीं कि मतलब मैं कोई किसी और इंटेंशन से कह रहा हूँ। आइडिया इज टू मेक समबडी स्माइल एंड लाफ, यू नो। और वो शायद आपकी हर जगह वो दिखता भी है, जहाँ भी आप वो पोर्ट्रे करते हो। अगर मैं बात करूँ श्रीमान श्रीपति की, तो वो दिलरुबा का जो कैरेक्टर आपने प्ले किया था, और मुझे लगता है उस समय जब एक मैन वाली फीलिंग होती है, उस टाइम पे एक ऐसी फीलिंग को लेकर आना हाउस होल्ड वुमेन, मतलब किस तरह से हाउस होल्ड हस्बैंड, हाउस हस्बैंड। देखिए वो ना एक चैलेंज था। हाँ, चैलेंज इसलिए था कि ऐसी चीज़ में ना
वल्गर होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है कि आप ओवर द बोर्ड चले जाएं, यू नो, राइट। चांस होता है। हमने हमेशा मेंटेन किया कि फैमिली ऑडियंस में रहे बात, और इसलिए आज इस बात को 25-30 साल हो गए हैं, लेकिन लोग श्रीमान श्रीमती को बहुत बहुत फॉन्डली याद करते हैं, बिल्कुल। बहुत फॉन्डली याद करते हैं, बहुत प्यार से याद करते हैं, और याद ही नहीं करते, बार बार उसको रिविजिट भी करते हैं, बार बार देखते हैं लोग एपिसोड। जिस तरह से फ्रेंड्स लोग देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं, उस तरह से लोग श्रीमान श्रीमती भी देखते हैं। मेरा काफ़ी सारा काम इस तरह से, जैसे यस बॉस भी है। यस बॉस मेरा एक सीरियल था जो 9 साल चला। तो अभी मैं एक किसी के घर पे गया तो उनकी वाइफ कुछ मेरे साथ ऐसी प्रोडक्शन में कुछ करना चाहती थी, हस्बैंड सामने बैठे हुए थे। अच्छा। तो वाइफ मुझे नरेट कर रही थी एक स्क्रिप्ट जो वो प्रोड्यूस करना चाहती है, तो मैं सुन रहा था। तो हस्बैंड उठे और जाके ना एक बोर्ड पे उन्होंने 275 लिखा, फिर थोड़ी देर बाद एक 381 लिखा। तो मैंने कहा ये क्या लिख रहे हैं? तो कहते हैं सर ये यस बॉस का एपिसोड है 281, उसने आपने यही कलर की शर्ट पहनी थी, और अपनी जो आपने बात कही है वो 378 में आपने बात कही थी, जो आपने एपिसोड नंबर 3। उनको इतना याद था? मैंने कहा तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो? कहता सर मेरे कंप्यूटर, मेरे डेस्कटॉप के सामने बैठ के देखिए, जाके बैठिए। तो मैं बैठा तो वहाँ यस बॉस खुला हुआ था। कहता मैं हर समय देखता रहता हूँ। ओह वाओ। हर समय देखता रहता हूँ। इट इंस्पायर्स मी, इट इग्नाइट्स मी। तो मतलब कि आप छोटे छोटे कैरेक्टर्स जो कहीं पर भी दिखते हैं आपको, उसमें आप ह्यूमर निकाल लेते हैं? बेसिकली किसी भी एक्टर जो एक एक्टिव है अपनी फील्ड में, उसकी ऑब्जर्वेशन कभी बंद नहीं हो सकती, यू नो, क्योंकि आपको रियल लाइफ से ही चीज़ें मिलती हैं। जो श्रीमान श्रीमती का कैरेक्टर वो भी रियल लाइफ से ही मिला हुआ है, जो बाकी जो कैरेक्टर हैं सब रियल लाइफ से ही हम। तो रियल लाइफ में ही कोई ऐसा कैरेक्टर था जिससे आप मिले थे? वो रियल लाइफ का ही कैरेक्टर था जिसको अच्छा। मैंने स्टडी किया और उसको फिर मैंने पोर्ट्रे किया। हालांकि जब पोर्ट्रे किया तो थोड़ा सा वो कुछ नॉचेस आगे बढ़ जाता है, चेंजेस आ कुछ जाते हैं, मसाले डालने पड़ते हैं, अच्छा। गार्निशिंग करनी पड़ती है, जैसे आप लोग बोलते हैं जब खाना बनाते हैं हाँ। तो गार्निशिंग करनी पड़ती है, कुछ और मसाले वैसे डालने पड़ते हैं टू मेक इट और यू नो ब्राइटन इट अप, मेक इट मोर लाइवली। तो बाकी तो सी क्या है कि एक बड़ी अच्छी लाइन है कि नथिंग इज न्यू इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में कुछ भी नया नहीं है। अगर आप एक सनसेट देख रहे हैं, पेंटिंग में सनसेट देख रहे हैं, तो सनसेट किसी पेंटर ने देखा होगा तब उसने ड्रॉ किया हुआ। कहीं ना कहीं से वो इन्फॉर्मेशन मिली होगी। हर चीज का एक इंस्पायरिंग एक जर्म होता है, राइट। कोई भी एक चीज हो। हाँ। आप सडनली सोते से उठ के ही नहीं बोलते कि आज मैं कंप्यूटर बनाऊंगा। कंप्यूटर का जर्म बहुत साल पहले पड़ा, किसी ने उसको थोड़ा आगे बढ़ाया, किसी ने और आगे बढ़ाया, किसी ने और आगे बढ़ाया। तो आप जो हुआ होता है, जिससे आप जो जर्म होता है उसको आप थोड़ा और बेटर करते हो। तो नथिंग इज न्यू इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज इंस्पायर्ड फॉर समथिंग और द अदर। और उसी में बदलाव लाते चले जाते हैं। उसमें बदलाव लाते हैं यार, ग्रोथ होती रहती है। आदमी को लगता है कि मैं एकदम नया कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सोते से उठे और आपने कहा कि आज मैं ऐसी मैंने ये बना दिया, लो जी बटन दबाओ और सामने कंप्यूटर चालू हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है। इट्स एवोल्यूशन। एवोल्यूशन, हर चीज़ में एवोल्यूशन आया ही है। जैसे कि आप पहले भी करते थे और आज भी आप मतलब राजकुमार राव के साथ एक मूवी आपने हाल ही में की है। हाँ जी, हाँ जी। उसमें भी आपका एक अलग ही मिस्टर बाबला का कैरेक्टर। बाबला नाम था मेरा। हाँ, मुझे याद भी नहीं तो कुछ बताइए ना उसके बारे में, सेट पे कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? नहीं देखिए, इट वाज अ कॉमेडी फिल्म और उसका बड़ा अच्छा सब्जेक्ट था। आई लाइक द सब्जेक्ट वेरी मच। कि कितनी ये एक सैड कह लो या कितनी चैलेंजिंग या कितनी अपसाइड करने वाली बात है किसी भी नए कपल के लिए जिसकी शादी हो गई है कि उन्होंने अपना खुद का हनीमून नाइट का वीडियो शूट किया और वो वीडियो चोरी हो गया। तो पूरा स्टोरी उसी के ऊपर बेस्ड है। 90s के ऊपर, 90s की बेस्ड वो फिल्म है। जिस जमाने में DVD या वीडियो हुआ करते थे या VCR, तो उस जमाने की फिल्म है, तो उस जमाने का आइडिया है मतलब। तो
अब ये भी नथिंग इज न्यू, वो डीवीडी था तभी आपके दिमाग में आइडिया आया है। बिल्कुल, जब वो मैंने कहा क्रिएशन तो आपसे। कहीं ना कहीं होती है। हाँ, तो एक जर्म तो हर चीज का मिलता है आपको, पर ढूंढना पड़ता है, जर्म ढूंढना पड़ता है। तो उसमें उसकी ढूंढने जो में, बीज है वो कहीं ना कहीं आपको, तो वो ढूंढने में कुछ अलग चीज आप करते हैं क्या? अब ह्यूमर में तो इट्स, आई थिंक एक्टिव माइंड हैज टू बी एक्टिव, यू नो, यू कैनॉट बी, आप रोड पे चले जा रहे हैं और आप कोई भी चीज़ ऑब्जर्व नहीं कर रहे, तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर खाना खा रहा हूँ किसी रेस्टोरेंट में और एक फैमिली अंदर आती है, तो मैं उस फैमिली को देख के जज करता हूँ कि माँ कौन है, बेटी कौन है, बहू कौन है, पोता कौन है, बाप कौन है। इनमें से एक आदमी है जो बाहर का है, वो इस फैमिली को बिलोंग नहीं करता, क्योंकि सबके नाक मिल रहे हैं, सबकी आंखें मिल रही हैं, यू नो। तो ऐसे एक ऐसा नहीं कि उससे कुछ अचीव करूंगा, लेकिन वो अचीव हो जाता कुछ ना कुछ। सी, एक्टर्स माइंड इज लाइक ए कंप्यूटर, कि आपको 24 घंटे अंदर इंफॉर्मेशन डालनी है और आपको पता नहीं किस समय आपको कौन सी फाइल की जरूरत पड़े और वो बटन दबाएं और फाइल कड़क करके सामने आ जाए। और वो ऐसा नहीं कि आपने उस फाइल को आप रोज विजिट करते हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन एक एक्टर की एक माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि यार, अरे यार, ओहो, ये तो अच्छा, मुझे ये रोल करना है, ये मैंने वो देखा था यार, आज से 5 साल पहले देखा, रोड पे एक आदमी जा रहा था, वो ऐसे बात कर रहा, ओह शिट, ओके, इसको मैं देखता हूँ, इसको मैं फिर से अपनी दिमाग से निकालता हूँ, देखता हूँ क्या क्या इसमें और कर सकते हैं। इट्स लाइक दैट। सो बट यू हैव टू, फॉर दैट यू हैव टू बी एक्टिव, योर माइंड हैज टू बी एक्टिव। राइट, उतना एक्टिव होना बहुत जरूरी है, तभी आप उस चीज को एक्टिव तभी होता है अगर आप काम करते रहें। हाँ। अगर आप, इफ यू हैंग योर बूट्स देन एवरीथिंग इज फिनिश्ड। लेकिन एक चीज़ और होती है ना कि ठीक है, एक्टिंग आपने की और उसमें आपने एज अ हिलेरियस उस पर किया, एक लाफ्टर को अलग चीज़ थी, लेकिन साथ ही क्या कभी ऐसा लगा हो कि मैं और भी कुछ करता, या कोई ऐसी चीज़ थी जो कैरेक्टर जो आप हमेशा करना चाहते थे? हमेशा लगता है, हमेशा लगता है, हमेशा लगता है, हर शॉट के बाद लगता है। और मैं आपको बताऊं, ये वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है। कोई भी अगर थिंकिंग एक्टर होगा, हाँ, थिंकिंग एक्टर तो बहुत सारे हैं, कि जो अपने काम को बहुत सीरियसली लेता है, आपके काम के बारे में पहले सोच के काम किया और करने के बाद भी सोचता है कि यार ये मैंने कैसा किया यार। तो अभी परसों की बात है, मैं फिल्म में शूटिंग कर रहा था, एक फिल्म शूट कर रहा हूँ मैं अमृतसर में। कौन सी? उसका नाम है, टेंटेटिव नाम है धुरंधर। उसमें रणवीर सिंह है, मैं हूँ, संजय दत्त हैं, काफ़ी बड़ी स्टार कास्ट है। तो आई वाज डूइंग अ सीन विद रणवीर सिंह। तो मैं और रणवीर सामने खड़े हुए और हमारे सामने एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है बहुत बड़ा। तो बात कर, मुझे नहीं पता कि बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, मैं देख रहा हूँ, इधर देख रहा था, तब बॉम्ब ब्लास्ट धड़ाक करके एक ऐसा रिएक्शन आता है कि बहुत लाउड वो आएगा स्क्रीन के ऊपर। तो मैंने उसको 2-3 टेक किए, फिर मैंने कहा ओ यार, एक मैंने गलती कर दी, मैं अपनी आंख बंद करनी भूल गया। अच्छा, मैंने आंख क्यों नहीं बंद की? मुझे आंख, क्योंकि सबसे पहला रिएक्शन होता है कि आदमी की आंख बंद होती है। हाँ, तो मुझे बहुत गुस्सा आया अपने ऊपर। तो मैंने बहुत डायरेक्टर को बोला, मैंने कहा सर एक रीटेक और ले लो। तो उसने कहा नहीं, लाइट जा रही है, और वो जो मुझे मिला, जो आपको चाहिए तो मिल गया। मैंने कहा जो आपको चाहिए तो मिल गया, लेकिन जो मुझे चाहिए था वो मुझे नहीं मिला। तो ऐसा भी होता है, आज तक होता है, आज तक होता, होना भी चाहिए। तो मतलब हर वक्त आप कुछ ना कुछ लर्निंग्स लेते रहते हैं और अपने आप में बदलाव लाते रहते हैं। लर्निंग, या यू हैव सेड द राइट वर्ड, बिकॉज यू लर्न ऑल द टाइम, यू लर्न। एंड मैं थिएटर इतना करता हूँ, थिएटर से क्या है कि आप, एक थिएटर एक्टर हमेशा, किसी भी एक्टर को थिएटर करना चाहिए, क्योंकि आपको पता चलता रहता है आप कितने पानी में हैं। अच्छा, यू नो। और आप घर बैठे बैठे सोचते रहिए कि मैं बड़ा महान एक्टर हूँ। एक दिन आपने शो किया कि ऑडियंस ने रिएक्ट ही नहीं किया, तो हट, यू नो, तो आपको लगा शिट यार, आज मैंने कितना खराब किया। तो देन यू ट्राई टू डू बेटर। इसीलिए आप अभी तक मतलब थिएटर को साथ में रखे हुए हैं, उसमें भी कितने प्लेस कर रहे हैं, और आपका जो हाल ही का प्ले है, बताइए उसके बारे में कुछ। देखिए, मैं एक बात तो बड़े दावे से कह सकता हूँ, प्राउडली भी कह सकता हूँ, कि मेरा ख्याल 10-12 एक्टर होंगे हमारी फिल्म लाइन में जो पिछले 40-45 सालों से कॉन्करेंटली फिल्म, टीवी और थिएटर हर समय करते रहते हैं।
ऐसा नहीं कि आप थिएटर एक्टर हैं क्योंकि आपने 10 साल पहले एक प्ले किया था, राइट वो कोई थिएटर एक्टर थोड़ी हुआ। राइट यू नो, आपने कॉलेज में एक प्ले किया था तो आप बोलिए कि मैं थिएटर एक्टर हूँ, ऐसा नहीं है। तो मेरी ज़िंदगी में कोई भी एक महीना ऐसा नहीं है जब मैंने स्टेज पे कदम ना रखा हो, एक्सेप्ट द 2 years ऑफ कोविड। आई ऑलवेज ट्राई टू बी ऑन स्टेज। और ये भी एक फैलेसी है, ये झूठ है कि एक्टर्स कहते हैं कि अगर हम स्टेज पे काम करेंगे तो फिल्मों में काम नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। मैं जीता जाता एग्जाम्पल हूँ, मैं हमेशा काम किया। अभी जब मेरी डेट ली गई यहाँ पर इस फिल्म के लिए, मैं अमृतसर से ही आया हूँ और वापस वहाँ जाऊँगा शूटिंग करने के लिए। लेकिन मैंने उनको पहले बोल दिया था कि मेरा 14 तारीख को दिल्ली में प्ले है, आपको ये एडजस्ट करना पड़ेगा प्लीज़। तो वो करते हैं एडजस्ट, ऐसा नहीं है। तो अगर आप लेकिन अगर डरेंगे, किसी को बोलेंगे ही नहीं, तो फिर कैसे होगा? तो अगर आपको क्या पसंद है, थिएटर, टीवी या फिर फिल्म्स? ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है। देखिए, मुश्किल इसलिए है कि तीनों का अपना अपना एक अलग एक किक है। अच्छा। हाँ, अलग किक है, अलग उसकी पहचान है, अलग उसका रिजल्ट है। हाँ, बिल्कुल। और मैं कहता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल एक थिएटर है, थिएटर इज इंस्टेंट। आपने अभी काम किया, अभी लोग हंस रहे हैं, आपने लाइन बोली नहीं कि आपको रिएक्शन मालूम पड़ गया, यू नो। तो एक इंस्टेंट टेक, गिव एंड टेक चलता रहता है, और उससे आपको एक एक्टर को बहुत अच्छा, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। और अगर आप ऑडियंस गर्म नहीं हो रही है, ठंडी है, तो आप गियर चेंज करते हैं कि थोड़ा सा और थोड़ा एनर्जी लगाऊं, कुछ जगाऊं, सोते हुए कुछ जगाऊं थोड़ा सा। ऐसा होता है बहुत बार, एनर्जी वहीं पे फील हो जाती है। हाँ। और फिर एक पॉइंट आता है कि आपने बहुत क्या जाके थोड़ा भाड़ में जाए यार, ये शो गया तो गया, ठीक है, क्या करें, अगले शो में देखेंगे। ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है। तो ये तो थिएटर का हो गया। टेलीविजन की रीच कितनी है देखिए। बहुत है। कि आपने एक अच्छा कुछ परफॉर्म किया, सीरियल में कुछ किया, तो एट वन गिवन टाइम ऑल पैन इंडिया में भी आपको 10, 15, 20 करोड़ लोग देख रहे हैं। बिल्कुल। यू नो, इतने सारे लोग देख रहे हैं एक साथ, एक टाइम पर, तो उसकी रीच बहुत ज्यादा है। सिनेमा इज फॉर पोस्टेरिटी। अ गुड फिल्म can have a shelf life of 50 years, 60 years, 70 years, maybe 100 years. A good film. Shelf life उसकी कभी खत्म नहीं होगी। जैसे आप मदर इंडिया आज विजिट करते हैं, मुगल आजम आज भी विजिट करते हैं, शोले विजिट करते हैं। मेरी एक बड़ी अच्छी फिल्म है चश्मे बद्दूर। कोई ऐसी जनरेशन नहीं है, वो किसी भी एज ग्रुप में हो, मतलब कोई ऐसी जनरेशन नहीं है जिस जनरेशन ने वो फिल्म ना देखी हो। बिल्कुल। तो आप सिनेमा is for posterity. Theater is for a personal satisfaction of the actor. You know, कि आप अपने आप को जज करते रहे, गेज करते रहे कि मैं आज कितने पानी में खड़ा हूँ, आज मेरी बॉडी कितनी एक्टिव है, मेरा साथ कितना दे रही है मेरी बॉडी। आज से 2 साल पहले मैं इस पॉइंट पे गिर सकता था, अब मैं गिर पाता हूँ कि नहीं गिर पाता हूँ? तो घर में खड़े खड़े तो नहीं गिरेंगे ना, कुछ परफॉर्म करते हुए ही होगा, पता लगेगा। और लेकिन आजकल का सिनेमा कुछ अलग बदलाव आ गए हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हो गई है ना, सेंसरशिप वाली टाइप्स। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हो? मतलब जैसे OTT और फिल्म्स में काफ़ी चीज़ें ऐसी आ गई हैं, और कॉमेडी को लेकर भी अगर हम बात करें तो काफ़ी उसमें भी। देखिए, मेरा हमेशा ये मानना, मैंने कभी जिंदगी में ये बात नहीं कही, ना सोची कि पहले का टाइम अच्छा था। हाँ, नहीं, अच्छा तो दोनों ही है। हाँ। लेकिन फिर भी हर एक चेंज जो है ना, वो एक प्रोसेस है। राइट। और चेंज होना ही चाहिए। अगर पहले का टाइम अच्छा था तो आज हम KL सहगल ही गाने सुन रहे होते हैं, यू नो। फिर हमारे पास नया म्यूजिक कहाँ से आता अगर वही टाइम सबसे अच्छा था तो? या हम ब्लैक एंड व्हाइट में रहते हैं, हम कलर में क्यों आए? हाँ। वो टाइम अच्छा था भाई। वो तो है। तो चेंज इज इम्पेरेटिव, चेंज इज वांटेड, चेंज इज अ मस्ट। और मेरा एक और प्रिंसिपल है जो मैं सोचता हूँ बड़े स्ट्रांगली, कि चेंज के साथ क्या होता है कि कई चीज़ें ख़राब आती हैं, लेकिन धीरे धीरे ख़राब चीज़ें अपने आप छट जाती हैं और अच्छी चीज़ें सर्वाइव करती हैं। आप जैसे एक ज़माना आया था कि कितनी
बिलो द बेल्ट सेक्सी फिल्म बननी शुरू हो गई थी आज से 15-20 साल पहले। हर लोगों ने देखनी बंद कर दी, एक दो देखी उसके बाद लोग एक छोटा एग्जांपल आपको देता हूँ, मतलब जब पोर्नोग्राफी, मैं एज एग्जांपल बोल रहा हूँ, जब पोर्नोग्राफी नई नई लोगों को आई थी फोन में, तो लोग पागलों की तरह देखते थे। अब यू कांट इवन विजिट दैट, तो हटाओ यार ये गंद मेरे सामने से। मतलब कुछ समय के लिए तो आप आप उसमें जाते हैं, फिर आप जो बुरी चीज होती है वो छट जाती है, आप अच्छी चीज के साथ ही सर्वाइव करते हैं, वो लॉन्ग रन तक है। ये एक ह्यूमन मेंटेलिटी है एंड मास ये मेंटेलिटी है कि यू कांट सर्वाइव। एक आदमी सपोज एक दोस्त आपको मिलता है, वो गालियां बहुत निकालता है, तो एक बार गाली देगा तो आप हंसेंगे, यार बड़ी मौत गालियां निकालता है। 2 बार पे बोलेगा नहीं यार ये तो रीजन नहीं, कहीं भी खड़ा हो गाली निकाल देता है, देखता नहीं है सामने औरत है कौन है, देखता है। तो यू विल शन, so you always try to human beings always, we and like as a society, as a social animals, we try to embrace good things. और एज अ फैमिली पर्सन भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो चीज़ रहती है जो हमारे रूट्स है उस तरीके के हैं, तो शायद वो बरकरार है। सर पहले भी आप काम करते थे, आज भी करते हैं, और आज के यूथ के साथ आप काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या वेरिएशन आपको फील होता है एक्टिंग एटमॉस्फेयर में और हर चीज़ में? क्योंकि टेक्निकली भी हम लोग काफ़ी चेंज हो चुके हैं, हर चीज़ में हम लोग चेंज हो चुके हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? सी टेक्निक हमारी बहुत आगे बढ़ गई है, बिल्कुल, और अभी एक बहुत जो ख़राब एक जिस चीज़ ने किया है वो है वैनिटी वैन। अच्छा, हाँ, वैनिटी वैन का ये है कि हर एक्टर अपना काम करता है और जाके अपनी वैन में बैठ जाता है। हाँ, अपना शॉट देता है, वैन में जाके बैठ जाता है, और वैन में अकेला होता है, क्योंकि हर एक्टर के पास अपनी अपनी वैनिटी, खासकर मुंबई में, बॉलीवुड में ऐसा ही वेरी कॉमन कि हर एक्टर के पास अपना एक स्पेस होता है बैठने का। पहले ऐसा नहीं था, पहले कॉमन रूम्स हुआ करते थे। तो व्हाट हैपेंड कि एक तबादला ख्यालात कह लो, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज या एक्सचेंज ऑफ jokes, exchange of experiences was too much, Today everybody wants to be alone, कि मेरा काम खत्म हो गया, अब मुझे अकेला रहने दो। तो ऐसा नहीं था पहले, वो एक थोड़ा सा फर्क है। लेकिन ठीक है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि चेंज इज इम्पेरेटिव, चेंज हैज टू कम, यू कांट स्टॉप दैट। और वो जब अकेले रहते हैं तो वो अकेले रहने का एक वो ऑरा भी उन्होंने बना लिया, क्रिएट कर लिया है कि हमारा। आजकल क्या है, आदमी पहले क्या था कि कुछ था नहीं आपके पास करने के लिए, आजकल आपका फ़ोन है, इंटरनेट है, आपका कंप्यूटर लगा हुआ आपकी वैनिटी वैन में, या आपका आईपैड खुला हुआ है जिसके ऊपर दुनिया भर का मटेरियल, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, ये वो सब आ रहा है। तो आप अकेले हैं, लेकिन अकेले नहीं हैं। अकेले नहीं है, सही बात है। ऐसा नहीं कि अकेले बैठे हैं, आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन वो जो एक कमाडरी आप कह लो कि व्हेन एवरीबडी वाज सबॉर्डिनेट टू एवरीबडी, इट मे बी स्मॉल और बिग, हीरो है या जो भी है, जैसा भी है, कोई कैरेक्टर एक्टर है, तो एवरीबडी इज सबॉर्डिनेटिंग द अदर पर्सन। तो जैसे अगर आपको वैनिटी मिलती है तो आप भी अकेले जाते हैं क्या? मैं कई दफ़ा नहीं भी जाता हूँ, मैं कई दफ़ा सेट पे बैठा रहता हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जाता हूँ, आई एम अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, बट मैं सेट पे बैठना काफ़ी एंजॉय करता हूँ। अच्छा, और आपको सेट पे बैठ के कई चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं कि डायरेक्शन कैसे काम कर रहा है, डीओपी लाइटिंग कैसे कर रहा है। तो आप ये सब चीज़ें भी समझते हैं? मैं समझता हूँ, कोशिश करता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं टेक्निकली आई एम नॉट वेरी, आई एम नॉट साउंड एट ऑल, बट आई नो बिकॉज आई एम फ्रॉम FTII, आई हैव लर्नड सिनेमा, आई हैव लर्नड, आई मीन द फिल्म मेकिंग का जो बेसिस है वो मैं जानता हूँ, पर वो उससे आगे बहुत बढ़ गई है, टेक्निकली टेक्निक बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन इट्स नाइस टू बी राइट। हाँ, बट इफ यू आर टायर्ड, इफ यू वांट सम टाइम और यू हैव सम, दैट्स फाइन, बट ऐसा नहीं कि मतलब मैं मेरा काम खत्म हो गया तो मैं जाके अकेला ही बैठूंगा अभी, क्योंकि मुझे वैसे भी आदत है कहीं ना कहीं कुछ छोटी सी एक जोक छोड़ने की, कुछ फिर एक मिस्चिफ करने की। तो उसके लिए तो लोग चाहिए ना। हाँ, उसके लिए लोग चाहिए। इसलिए वो साथ रहना ज़रूरी है। अच्छा, अगर बात करें आपकी क्राफ्ट की,
आपकी स्किल्स की, और जिस पे आप कह भी रहे हैं कि हर वक्त ऑब्जर्व करते हैं, हर वक्त काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या एक ऐसी चीज़ है जो आपने अलग से की है जिसकी वजह से आपने ये मुकाम हासिल किया? मतलब मैं मकाम हासिल किया या नहीं किया है तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं नई जनरेशन के लिए ये अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, ये किसी के काम आ सकता है। बिल्कुल। कि कोई भी स्क्रिप्ट अगर आपके पास आती है तो उसको कम से कम आप 6-7 बार तो पढ़ना ही चाहिए। जब तक आप उसको 6-7 बार नहीं पढ़ते तो आपको समझ नहीं आता कि स्क्रिप्ट क्या है और वो क्या कहना चाहती है। धीरे 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 जब आप 6-7 बार पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है कि ये स्क्रिप्ट क्या कहना चाहती है और इसके अंदर डायरेक्टर मुझे लेकर क्या कहना चाहता है। अच्छा। अगर मुझे ले रहा है या इस कैरेक्टर के लिए, इस कैरेक्टर को चाहता है कि मैं प्ले करूं, तो ये कैरेक्टर उस स्क्रिप्ट में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, और अगर मैं इस कैरेक्टर को करूंगा तो मुझे डायरेक्टर ने क्यों लिया है, मुझे क्यों लिया है। किसी और को भी ले सकता था ना, मुझे क्यों लिया है। तो उसका लेना क्या मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ, ऐसे मैं सवाल अपने आप से कर रहा हूँ, मैं किसी को बोलता नहीं हूँ। ये बात आपने पूछा तो हाँ, बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये एक्टर्स के लिए है कि भाई एक डायरेक्टर ने मुझे फ़ोन किया कि राकेश जी मैंने एक फिल्म बना रहा हूँ, उसमें एक कैरेक्टर मैं चाहता हूँ कि आप करें। जैसे हम छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। एक फिल्म थी उरी, द सर्जिकल स्ट्राइक्स ऑफ उरी। मेरा उसमें एक सीन था, सिर्फ एक ही सीन था, बड़ा प्रोमिनेंट सीन, बहुत प्रोमिनेंट सीन था। तो मैंने वो फिल्म करने से मना कर दिया। मना इसलिए किया क्योंकि उसकी शूटिंग सर्बिया में थी। अच्छा। आउट ऑफ इंडिया, सर्बिया यूरोप में कंट्री है वो। वहाँ पर एक सीन था मेरा, तो एक दिन जाना, एक दिन सीन करना, एक दिन बफर का रखना, एक दिन आना। तो एक सीन के लिए मुझे 4 दिन मेरे शेड्यूल में से निकालने थे। बॉम्बे में होता तो वो आधे दिन में या एक दिन में मेरा काम हो जाता, लेकिन वही मुझे वहाँ के लिए मुझे 4-5 दिन निकालने, एक सीन के लिए, पैसे एक सीन के मिलने थे। अच्छा। तो मैंने वो मना किया, प्रोडक्शन को मना किया, डायरेक्शन को मना किया। फिर एक दिन आदित्य धर, जिनके साथ मैं अब ये फिल्म भी कर रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया, उनके साथ ही कर रहा हूँ। तो उनका मुझे दैट टाइम ही वाज अ न्यू कमर, उनकी पहली फिल्म थी। अच्छा। तो उसको मैं जानता भी नहीं था, मैंने कभी सुना नहीं था उनके बारे में, आदित्य धर के बाद। तो उसका मुझे एक दिन फ़ोन आया, बोला राकेश जी आपने मेरी डायरेक्शन टीम को मना किया, मेरी प्रोडक्शन टीम को मना किया कि आप ये नहीं करना चाहते, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा बोलिए सर, मैं ये स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ 3 साल से, लेकिन मैं जब भी इस पेज पर आता हूँ तो मुझे आप नजर आते हैं। ओह माय गॉड। तो जब मैं आपको देखता हूँ तो मैंने इस फिल्म में इस सीन के ऊपर, इस पेज के ऊपर मैं किसी और एक्टर को इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने कहा भैया तेरी शूटिंग बता कब है। नहीं, वो बहुत ही अच्छा सीन है। तो मैंने कहा मैं जरूर करूंगा, क्योंकि अगर एक देखिए, तो इसलिए यही मैंने सोचा कि अगर एक डायरेक्टर ये चाहता है कि एक पर्टिकुलर एक्टर उसका एक कैरेक्टर करे, तो उसमें फिर मैं भी इंस्पायर होऊंगा कि इसको मैं यार अब मैं इसमें कैसे मैं 4 चांद लगाऊं जो ये नहीं लगा पाया, ये इसने नहीं सोचे। क्योंकि एक्टर तो अपने बारे में सोचेगा ना, वो अपनी he will bring his own talent to the table, right, like right. Writer has brought his talent, the director has brought his talent to the table, so the actor will also bring his talent to the table. Okay, let me see what I can do, little more than what you have thought. तो ये दोनों तरफ से होता है। जी बिल्कुल, वो होता ही है, दोनों तरफ से होता है। कहीं तो ऐसी फिल्म भी होती है कि यार तू कर ले, तू नहीं कर, मैं किसी और को ले लूंगा, यार तू नहीं करेगा तो तू कर, देखता तू कर सकता तो कर ले। फिर आदमी कहता है यार मैं करूँ कि नहीं करूँ। फिर आदमी पैसे के लिए भी कहीं दफा करता है कि चलो यार सेकंड थॉट आ जाता है। फिर आप इतने मोटिवेट भी नहीं होते हैं करने के लिए। तो दोनों तरफ से होता है। लेकिन जब भी कुछ ऐसा आता है तो आप जरूर करते हैं, और मतलब हर एक्टर को करना ही चाहिए, मैं कहती हूँ। अगर एक डायरेक्टर आपके अंदर फेथ कर रहा है, बिल्कुल, और उस फेथ से आपको ले रहा है, तो फिर एक एक्टर का फर्ज बनता है कि उसको जस्टिफाई करे।
जैसे आपने शुरुआत में आपका एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर था और वो सबको आज तक याद है, चश्मे बदूर का, और उसके लिए शायद आपको फिल्म फेयर में नॉमिनेट भी किया गया था। तो वो जो कैरेक्टर था वो आज तक, चश्मे बदूर अभी एक नया भी फ्रेश भी कुछ लॉन्च हुआ था, बट वो चीज़ कहीं नहीं आ पाई। तो वो कैसे बनाया था वो कैरेक्टर, या अपने आप ही हुआ था वो? नहीं, देखिए ऐसा है कि थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है ना। अब आदमी कहेगा मैं बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहा, मेहनत मैं अकेले मैंने नहीं की, डायरेक्टर ने भी मेहनत की, सबने मेहनत की, प्रोडक्शन ने मेहनत की, तब जाके वो फिल्म ओम का कैरेक्टर ओमी, हाँ ओमी बड़ा स्वीट सा है, बड़ा मजा आया था मुझे करने में। आज भी मजा आता है बहुत, उसको देखने में मजा आता है। हाँ, आज भी हमें भी देखने में मजा आता है। तो बस ऐसे ही वो मुझे उनको डायरेक्टर सही ब्रांच पे थी, शी लाइक्ड मी वेरी मच, शी सेड यू हैव टू डू इट। मैं उनको मिलने गया, उन्होंने कहा ये तेरे को करना ही करना है राकेश। मैंने कहा जी ज़रूर करूँगा, बिकॉज मुझे लग रहा है कि तू करेगा, क्योंकि उसमें क्या कि एक शायर भी हूँ मैं फिल्म में, और मैं हल्का सा शायर पर्सनल लाइफ में भी हूँ। अच्छा। तो शी न्यू दैट मैं पोइट्री में मेरा रुझान है, तो मैं शेर कह लेता हूँ, समझ लेता हूँ, लिख भी लेता हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा उनको लगा कि शी वांटेड मी इन दैट। जैसे आपने घर पे बताया, तो घर पे भी आप इस तरह का सबके साथ घर में भी इस तरह का बिहेव करते हैं? देखिए, बीवी को हंसाना सबसे मुश्किल काम है। अच्छा। हाँ, वो सबसे मुश्किल काम है। बाकी सब हंस लेते हैं, बाकी पूरी दुनिया हंसती है उसको हंसाना। फिर भी कुछ तो करते हैं, कुछ तो करते होंगे आप। नहीं, वो पीठ के पीछे वो लोगों को बोल सकती है कि ठीक है, लेकिन मेरे सामने तो कभी ऐसा हुआ कि कोई बड़ा ही कॉमेडी रोल्स आप करते रहे हो, तो वो करना है और सिचुएशन बड़ी प्रॉब्लमेटिक है आपकी रियल में, रियल लाइफ में? बहुत बार हुआ, बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार हुआ है। और उसमें क्या है कि एक अगर आप कॉन्स्टेंटली काम करते रहते हैं, तो एज एन एक्टर, बिकॉज बीइंग अ मेथड एक्टर ऑल्सो, बीइंग अ एक्टिव एक्टर सो मेनी ईयर्स, तो आपको एक कट ऑफ करना आ जाता है। अच्छा। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मैं थिएटर बहुत करता हूँ, बहुत सारे प्लेस करता हूँ। तो मेरा नया प्ले था, नया मतलब तब वो ओपन कर रहे थे हम लोग, उसका नाम है ताजमहल का टेंडर। तो उसमें मैं मेन रोल उस प्ले में कर रहा हूँ, अभी भी करता हूँ। अभी भी 5 जनवरी को शो है उसका। अच्छा। थोड़े दिन पहले भी शो था, तो उसके शो चलते रहते हैं, बहुत बहुत अच्छा प्ले है। अच्छा। तो उसका पहला शो था, पहला शो पृथ्वी थिएटर बॉम्बे में, पहला शो। तो जब भी किसी एक्टर का और मेन रोल मेरा, मतलब मैं एक बार स्टेज पे आता हूँ तो 2 घंटे स्टेज पे रहता हूँ, बाकी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं मुझसे बात कर रहे हैं, लेकिन मैं रहता ही रहता हूँ। अच्छा। तो ऐसा रोल था, है मतलब वो अभी भी चल रहा है। तो जब आदमी किसी भी एक्टर का पहला प्ले होता है, तो बहुत सारे सवालात एक्टर के मन में होते हैं, जो खुद ही सॉल्व करने पड़ते हैं उसको। अच्छा, ये एंट्री मेरी यहाँ से, अच्छा वो ये मैं वहाँ से आऊँगा, लेकिन ये मैं स्टेज पे वहाँ, अच्छा उधर से चला जाऊँगा, फिर यहाँ से अगर मैं गया तो आऊँगा कहाँ से, इधर से नहीं आऊँगा, उधर से आना पड़ेगा मुझे, इधर से तो बंद है दरवाज़ा, अच्छा इधर से आऊँगा तो फिर इधर आके ये, अच्छा फिर मैं यहाँ आया तो इधर से वो आएगा, वो जैसे आएगा फिर मुझे ये करना है, फिर मुझे ये उठाना है, फिर ये बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं, यू नो, बिकॉज आपका पहला शो है। धीरे धीरे आप उसके वो आपकी मुट्ठी में आ जाता है। लेकिन व्हेन यू आर डूइंग द फर्स्ट शो, यू आर वेरी ऑन अ वेरी स्टिकी विकेट, वेरी टेंटेटिव जिसको बोलते हैं। समझ गया। फिर आपको ये भी नहीं पता कि शो कैसा जाएगा, चलेगा नहीं चलेगा। मेरा नया मोबाइल था, मैंने एक दिन पहले खरीदा था, और मैंने मोबाइल थिएटर में कहीं रखा, ठीक है, रेस करते करते। अब शो शुरू होने वाला है, ऑडियंस बाहर आ गई है, फर्स्ट बेल, सेकंड बेल, थर्ड बेल, शो शुरू हो जाए। फर्स्ट बेल पे ऑडियंस अंदर आ जाती है। अच्छा। पृथ्वी थिएटर पे। तो मैं रिहर्स कर रहा हूँ, मैंने शो मोबाइल कहीं रखा और फर्स्ट बेल हो गई। फर्स्ट बेल हो गई तो ऑडियंस अंदर आनी शुरू हो गई, और मैं ढूंढ रहा हूँ मोबाइल, जहाँ रखा था वहाँ है ही नहीं। मैं कहा मोबाइल नहीं है यार, मोबाइल कहाँ गया?
अब आदमी का पहला रिएक्शन होता है कि यार इस नंबर पे डायल कर जरा। हाँ बिल्कुल। तो किसी दोस्त से करवाया डायल, वो बंद था। मैंने कर लिया भैया, मोबाइल चला गया। अब आदमी उस आदमी को गालियां देता है, बद्दुआएं देता है जो आपका मोबाइल लेकर गया। क्योंकि बहुत कुछ है होता ना, है फोन कि में। तेरी माँ मर जाए, तेरे कीड़े पड़े हैं, साले हरामी बदमाश। मैंने उसको बद्दुआएं, आई डोंट नो हिम, बट आप अननोन आदमी को राइट। बद्दुआएं देते हो कि तेरे को मोबाइल कभी नहीं फलेगा। तो ऑडियंस आ गई, घंटी शुरू होने वाली है, पहली एंट्री मेरी है। तो मैंने अपने आप को बोलने वाला, राकेश बेदी, या तो तू मोबाइल के बारे में सोच ले या तू प्ले कर ले। तो तुझे मोबाइल को अभी मेंटली ऐसे काट और काट के फेंक दे, अगर तेरे को ये प्ले करना है तो। अगर तू दोनों चीज़ें साथ लेके चलेगा कि मैं मोबाइल के बारे में भी सोच लूँ और प्ले भी कर लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। राइट। तो ऐसा होता है। ये तो बड़ा छोटा सा एग्जांपल है। बहुत सारी चीजें होती हैं। माय मदर डाइड बट स्टिल आई हैव टू सेम, मतलब वन नाइट आफ्टर माय मदर डाइड आई हैड टू गो बैक टू बॉम्बे एंड वर्क। इट्स ओके, इट्स फाइन, दैट्स हाउ लाइफ इज। लेकिन फिर भी आप हंसते रहे और हमेशा लोगों को हंसाते रहे। जैसे मैंने कहा, आपको मतलब अच्छा लगता है कि ये चीज हमेशा रहनी चाहिए। सी, जिंदगी दोनों तरफ से कट सकती है। हाँ। कट तो रही है। हाँ। जो कल का दिन था वो तो आज तो नहीं है ना, आज तो खत्म हो गया ना, आज और तो कल नया है। नया दिन आने वाला है। यस। तो आप हंस के नहीं काटते, रोके काटते तो भी कट जाता, हंस के काट रहे हैं तो भी कट जाए, कट तो गया ही है। हाँ। तो हंसी के नोट पे कोई अच्छा सा डायलॉग आपका हो जाए, कुछ हंसी वाला। क्या बताऊं आपको। जो भी आपको याद आ रहा हो, कोई जोक ही सुना दीजिए, हमें सबको हंसा दीजिए। जैसे वो श्रीमान श्रीमती में मेरा स्टाइल था, यहाँ पर मेरे बच्चे बहुत चिढ़ते थे मेरे साथ, क्योंकि मेरी इन 2-3 उंगलियों पे हमेशा नेल पॉलिश लगी रहती थी। हाँ। मैं उतारता नहीं था नेल पॉलिश, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं उतारूंगा तो शूटिंग में कहीं लगानी भूल गया तो। अच्छा। तो हमेशा लगी रहती तो थी। लगी रहती थी। तो मेरे बच्चे, मेरी वाइफ हमेशा बहुत चिढ़ते थे कि बाहर खाना खाने जा रही है तो निकाल, अभी तो निकाल दो यार। मैंने कहा नहीं, कल शूटिंग है, मैं भूल और गया। आपके घर में तो सारे डॉटर्स है ना आपकी। दो बेटियां हैं, तो 3, एक बीवी है, 2 तो बेटियां, सब गर्ल्स है। सब गर्ल्स हैं। तो उनका ये था कि यार अब हम बाबा आई वोंट गो विद यू, आई एम नॉट कमिंग विद यू, ये निकालो इसको। मैं नहीं निकालूंगा यार, मैं ऐसे कर लूंगा, मैं ऐसे खाना खाऊंगा, लेकिन मैं निकालूंगा नहीं, कि मैं निकल गया तो कल ये मैं भूल गया। पर कैसे भूल जाओगे यार, आपको याद है, आपके मेकअप डिपार्टमेंट को याद है, डायरेक्टर को याद है, यहाँ नेल पॉलिश लगी, फिर क्यों आप। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं निकालूंगा। तो वो लगी रहती थी। तो उसका मैं एक डायलॉग आपको श्रीमान से, जैसे वो बोलता था, मैं तो, कोकी जी, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। मैं 2 घंटे से बालकनी में खड़ा हूँ और आपकी तरफ देख रहा हूँ, आपने मुझे एक बार भी नहीं देखा। आई हेट यू कोकी जी, आई हेट यू। How sweet. तो वेल, यहाँ पर वो लगी हुई नेल पॉलिश, और कभी कभी शॉपिंग के लिए जाता है तो ऑटो की तरह यहाँ बैग और सर पे स्कार्फ डाल के। शॉपिंग करना पसंद है आपको? नहीं, उस स्क्रीन उसमें फिल्म। हाँ नहीं, मैं इसे पूछ रही हूँ आपसे। शॉपिंग में मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं लेके जाती। नहीं लेके जाती? क्योंकि मेरा सिस्टम ये है कि कोई चीज़ पसंद आई है तो 1 मत लो, 2 ले लो, 2 पर 2 है तो 4 ले लो, मतलब अब ये दोबारा नहीं मिलेगी, 6 ले लो यार, इसको ले लो फिर। तो मुझे कहीं शॉपिंग में साथ में नहीं लेके जाती, और मुझसे बार्गेनिंग भी नहीं होती। अच्छा। तो वो भी एक बीमारी है। तो मेरा ऐसा है कि चलो यार, वो 10 मांग रहा है, उसको 12 दे दो यार, क्या फर्क पड़ता है। How sweet. राकेश जी, आपने ना सब पूरी जनरेशन्स के साथ काम किया, ओल्ड एंड यंग। तो ओल्ड जनरेशन में कौन ऐसा है जिसके साथ आपको काम करके मज़ा आया, और यंग जनरेशन में कौन ऐसा है जिसके साथ आपको काम करके मज़ा आया, और अभी और कौन से बच्चे हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं? देखिए, मुझे ओल्ड जनरेशन में से जो एक्टर बहुत 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 अच्छे लगते थे, बहुत पसंद थे, और मैंने उनके साथ 3-4 फिल्में की। मेरी पहली फिल्म मेरे पिताजी थे, वो संजीव कुमार, हमारे तुम्हारे में, ही वॉज माई फादर। उनके साथ एक गाना भी था मेरा, आधा गाना मेरे ऊपर, आधा उनके ऊपर। मेरी नई माँ लेकर आया, तो मैं हनीमून नाइट पे उनको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अच्छा। और तब मुझे उस गाने की इतनी वैल्यू नहीं हुई, लेकिन आज जब मैं सोचता हूँ तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि वो गाना किशोर दा का गाया हुआ मेरे ऊपर था, R.D. बर्मन का कंपोज किया हुआ गाना, मेरी पहली फिल्म में मैं गा रहा हूँ। तो मुझे इससे लकी आदमी
कौन हो सकता है मुझे सही बात है, बताइए बिल्कुल। कि आर डी बर्मन का गाना किशोर दा की आवाज़ में, माई फर्स्ट फिल्म, सो इट वॉज ही वॉज अ ग्रेट एक्टर, हरी भाई उनको बोलते थे। और फिर आई वर्क विद एवरीबडी, सलमान ऑल्सो एंड आमिर ऑल्सो, शाहरुख ऑल्सो, आई वर्क एवरीथिंग, अक्षय ऑल्सो, आई वर्क एवरीबडी। बच्चन साहब के साथ भी मैं काम किया है, वो बहुत बहुत मज़ा आता है उनके साथ काम करके, बहुत मज़ा आता है। उनके डिसिप्लिन को देख देख के आदमी दंग रहता है कि वो अच्छा। कैसे कितने बड़े स्टार हैं, कितने बड़े अच्छे अच्छे एक्टर हैं, और कितने हम्बल, कितने डिसिप्लिन, कितने अपने टाइम से कितने स्ट्रिक्ट हैं वो। तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था आपके साथ? बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं उनके, मतलब वो तो पूरी दुनिया जानती है, वो कभी ना लेट आते हैं, ना लेट होने देते हैं किसी को, ना 100 बार रिहर्स करते हैं जैसे एकदम न्यू कमर आया हूँ। अच्छा, आज भी? आज भी बहुत 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 हार्ड वर्किंग है वो, बहुत मज़ेदार है। और एवरीबडी, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ मैंने बहुत काम किया है, एक प्ले किया उनके साथ मैंने, पति पत्नी और मैं, आई हैव डन मोर देन 100 शोज अराउंड द वर्ल्ड। तो अभी और कौन है जिनके साथ आप करना चाहेंगे? मैं, ऐसा कुछ नहीं है करना चाहूँगा, मतलब सबके साथ ही करना सबके चाहूँगा, साथ ही। जो आ जाता वो आ जाए, वेलकम है। अच्छा, तारक मेहता की टीम के साथ भी आप काम कर रहे हैं, जी। उसमें तारक मेहता की जी बॉस का कैरेक्टर बड़ा ही यूनिक और बड़ा अच्छा कैरेक्टर जी, है, जी। तो वो उसके बारे में बताइए, उनकी टीम के बारे में बताइए। तारक मेहता का एक बड़ा आइकॉनिक सा सीरियल है वो, पूरे इंडिया में चल रहा है इतने सालों से। तो ऐसे ही, जब वो उसके प्रोड्यूसर मेरे दोस्त हैं, बड़े पुराने दोस्त हैं मेरे, मैंने पहले भी काम किया उनके साथ, आसिफ मोदी, वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड, वेरी वेरी क्लोज। तो उन्होंने मुझे कहा कि राकेश जी, इसमें आपको वो रोल करना है और कैसे सजाना है इसको वो आप देख लीजिए। तो मैंने कहा थोड़े से उसके कैरेक्टरिस्टिक मुझे बता दो क्या क्या है, तो उसको फिर मैं अपने हिसाब से उसको मैं पिरोऊंगा अपने अपने तो धागे सिर्फ में। आपको कैरेक्टर पता चला था, बाकी सब आपने हाँ, क्रिएट किया फिर है। धीरे 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 बन गया। हाँ जी राकेश जी, आपके साथ बात करके ना बहुत मज़ा आया, और फन में, लाफ्टर में कितना कुछ हमने जान लिया। आपकी इंस्पायरिंग स्टोरीज से हमें बहुत कुछ जाना, समझा, और लर्निंग्स हमने बहुत सारी ली। थैंक यू सो मच, आपने आज हमें अपना टाइम दिया। पूजा जी, थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, एंड आई होप आपका ये प्रोग्राम लोगों तक पहुँचे, लोग जी, देखें। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल thank you। बिल्कुल। और आपकी जो स्माइल है अच्छी सी, वो बरकरार रहे, है ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।